नमस्कार दोस्तों, प्रीमियर आधार इसमें आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने सीजीपीएससी मेंस के लिए एक एक्सक्लूसिव ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैच स्टार्ट किया हुआ है और हमारा पूरा फोकस जो है सिलेबस की अच्छी समझ के साथ साथ अच्छा उत्तर कैसे लिखें, आंसर राइटिंग पर हमारा पूरा फोकस है। क्योंकि बच्चे पढ़ तो लेते हैं लेकिन लिख नहीं पाते हैं। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि पढ़ना एक अलग चीज़ है, पढ़ करके उसको थोड़ा बहुत समझ करके याद रखना, उससे आपका अच्छा आंसर नहीं लिख पाएंगे आप। तो ज़रूरी है कि पढ़े, अच्छे से समझे उस टॉपिक की रिक्वायरमेंट को, उस टॉपिक के कंप्लीट सभी डायमेंशंस को, और जब इतना कर लेंगे और उसको अच्छे से याद कर लेंगे तब जा कर के आप अच्छा आंसर लिखने लायक बन पाते हैं। तो इसलिए हमारा पूरा फोकस आंसर राइटिंग पर है, जिसमें हम सभी टॉपिक्स की एक अच्छी समझ आप लोगों में उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ उसके बाद उसको कम से कम शब्दों में कैसे लिखे उस पर फोकस रहेगा। तो जैसे 30 वर्ड का क्वेश्चन है तो 30 वर्ड के क्वेश्चन में जितनी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आप कॉमा लगा करके या पॉइंट मैक्सिमम दे करके लिख सकते हैं, उतना ही मार्क्स वहाँ पे अधिक से अधिक आएंगे। 60 वर्ड्स में भी वही चीज़ें आपको अप्लाई करनी है कि अधिक से अधिक कंटेंट देना है उस क्वेश्चंस के टॉपिक से रिलेटेड, है ना। इधर उधर की चीज़ें नहीं डालनी है, लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसकी जितनी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आप दे पाएंगे उतना ही आपका आंसर सटीक होगा और पूरे मार्क्स उसमें मिलने की संभावना बनी रहेगी। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ मैंने कल कहा था कि टेल वर्ड्स, जो पीछे क्वेश्चन के लास्ट में पीछे कुछ वर्ड्स लिखे रहते, टेल वर्ड्स लिखे रहते, विवेचना करना, वर्णन करना, मूल्यांकन करना, परीक्षण करना, इन सब शब्दों की रिक्वायरमेंट को भी समझना है। तो हम उसी को क्वेश्चन के साथ साथ इन टेल वर्ड्स, जिसको हम लोग टेल वर्ड्स कहा जाता है इंग्लिश में जो है, उसको भी आप लोग को अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग निरंतर बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल प्रीमियर आधार आईएएस प्रीमियर एकेडमी के चैनल पर। हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे विजिट कर सकते हैं और कोई भी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको जो है हमारे नंबर पे अभी जो आपको आगे मिल जाएगा उस पर देख सकते हैं। तो कल के वीडियो में यदि जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा हो तो वो पीछे जा कर के लिंक से देख सकते हैं। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, क्वेश्चन ये था आपका जो है, और उसका एक आंसर फॉर्मेट हमने उसमें दे रखा है। तो आंसर फॉर्मेट भी आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप उसको बाद में राइट डाउन कर सके। तो एक पहला क्वेश्चन था ये वाला, दर्शन एवं फिलॉसफी में व्युत्पत्ति मूलक अंतर क्या है। तो इसको मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा उसका आंसर, ये मॉडल आंसर हमने दिया हुआ है, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, गीता में स्थित प्रज्ञ के सिद्धांत को समझाइए। ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। ये भी 30 वर्ड्स का क्वेश्चन है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 30 वर्ड्स में इतना कंटेंट कम से कम, ये पूरा क्रक्स है उसका, इतना लिख देंगे तो 2 में 2 नंबर देने के लिए सामने वाला बाध्य हो जाएगा। कम से कम 1.5 तो देगा ही देगा, ये मान के चलिए। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमने ये भी डिस्कस किया था कि बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद से आप क्या समझते हैं। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद से आप क्या समझते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया था। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर पॉइंट। तो ये मैंने आपको को समझाया था, पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। आज हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज जो है। तो आज हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के अनुसार अलौकिक प्रत्यक्ष क्या है। आपका जो है न्याय दर्शन के अनुसार अलौकिक प्रत्यक्ष क्या है, व्हाट इज अलौकिक परसेप्शन अकॉर्डिंग टू न्याय, राइट। तो न्याय दर्शन जो है एक भारत में जो है 8 दर्शन 9 दर्शन चलते हैं। उन 9 दर्शनों में एक दर्शन है आपका न्याय दर्शन, है ना। भारत में जो है टोटल यदि फिलॉसफी की बात करें तो 9 फिलॉसफीज है, उसमें आपका उसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक आस्तिक और एक नास्तिक। नास्तिक का मतलब वो भगवान को मानने वाला, नहीं मानने वाले के कंटेक्स्ट में यूज नहीं किया गया है। यहाँ पे नास्तिक दर्शन का मतलब है जो वेदों और उपनिषदों की बातों को स्वीकार नहीं करते हैं, उसको नास्तिक दर्शन कहा गया है। तो उसमें
आपके कुछ दर्शन उसमें आते हैं, जैसे चारवाक है आपका, बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन, ये नास्तिक दर्शन में आते हैं। जबकि बाकी जो 6 दर्शन है वो किस में आते हैं, आस्तिक दर्शन में आते हैं, जिसमें ये आपका न्याय दर्शन भी आएगा, सांख्य दर्शन आएगा, योग दर्शन आएगा आपका जो है, तो ये मीमांसा दर्शन आएगा, वैशेषिक दर्शन आएगा। ये 6 दर्शन ऑर्थोडॉक्स आस्तिक दर्शन में आते हैं। और आस्तिक दर्शन का मतलब होता है जो वेदों की बातों को प्रामाणिक मान करके चलते हैं, उनकी बातों पे पूर्ण विश्वास करके चलते हैं कि जो वेदों में लिखा है वही सही है। तो इसकी शुरुआत आप वहाँ से कर सकते हैं कि भारत के 9 दर्शनों में से एक आस्तिक दर्शन का एक पार्ट कौन सा है आपका जो है, आस्तिक दर्शन के अंतर्गत एक न्याय दर्शन है। और न्याय दर्शन मुख्य रूप से आपका जो ज्ञान के स्रोत के रूप में प्रत्यक्ष ज्ञान के स्रोत को मुख्य रूप से लेकर के चलता है कि जो ज्ञान की प्राप्ति है, जो प्रत्यक्ष है वही सही है, ये मान के चलता है। तो प्रत्यक्ष के भी 2 है, एक लौकिक और एक अलौकिक। तो लौकिक वो होता है जो हम लोग अपने इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करते हैं, है ना। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इन 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, टेस्ट लेते हैं, फील करते हैं हवा के रूप में, स्किन के द्वारा, तो इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो हम अनुभव करते हैं, ज्ञान प्राप्त होता है, वह प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान के 2 भाग हो गए, एक तो ये मैंने कहा ये प्रत्यक्ष लौकिक कहलाएगा। प्रत्यक्ष में भी 2 हो गए, एक लौकिक और एक अलौकिक। तो लौकिक में जो हम ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीधे प्राप्त करते हैं तो वो लौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान में आएगा। और अलौकिक वर्ड से आप समझ सकते हैं, अलौकिक का मतलब बियॉन्ड द वर्ल्ड, जिसको इंग्लिश में ट्रांसेंडेंट कहते हैं, उसको हम लोग अलौकिक में रखते हैं। तो अलौकिक प्रत्यक्ष से क्या मतलब है यहाँ पूछा है, तो ज्ञान प्राप्ति का एक साधन या माध्यम न्याय दर्शन में अलौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान को भी माना गया है। तो अलौकिक में क्या आएगा, जो सिद्ध मुनियों के द्वारा, सिद्ध ऋषियों के द्वारा जो योगाभ्यास से, ध्यान के माध्यम से जो अचीव करते, प्राप्त करते हैं। और हम दूरदृष्टि, जैसे आपने देखा होगा महाभारत में कि संजय की दूरदृष्टि, कि संजय जो है, जो धृतराष्ट्र जो कि अंधे थे, ब्लाइंड थे, उनको हमेशा साथ में उनके रहते थे और वो खड़े खड़े जो है पूरे कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है उसकी जानकारी उनको देते थे। तो वह कहीं ना कहीं क्या हो गया, उनके स्पेसिफिक प्रत्यक्ष ज्ञान का क्या हो गया, आपका जो है पार्ट हो गया। तो इस प्रकार के प्रत्यक्ष को हम लोग क्या कहेंगे, जो खड़े कहीं और है, चीजें सामने नहीं है, लेकिन हम मान लिया जाए कि मैं यहाँ बैठे बैठे अमेरिका में अभी मोदी जी और जो आपके ट्रम्प के बीच में क्या बातचीत हो रही है, यहाँ से खड़े खड़े मैं उनको देख पाऊँ, सुन पाऊँ, समझ पाऊँ, तो ये क्या कहलाएगा, अलौकिक प्रत्यक्ष कहलाएगा, जो कि पॉसिबल मेरे लिए नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे सिद्ध मुनि हुए हैं जो इस तरीके की चीज़ों को, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको दिया संजय, जो आपका धृतराष्ट्र का क्या था, आपके जो है साथी था, जो हमेशा पूरे उनके साथ रहता था और महाभारत कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है उसकी पूरी जानकारी उनको आंखों देखा हाल सुनाता था। तो इसको हम लोग कहते हैं अलौकिक प्रत्यक्ष। तो उसी के बारे में यहाँ पे पूछा हुआ है, तो उसी का एक मॉडल आंसर हमने तैयार किया हुआ है कि इस क्वेश्चन में कम से कम इतनी चीज़ें आनी चाहिए। बाकी कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, और हालांकि फिलॉसफी इतने आसानी से, इतने जल्दी समझ में नहीं आएगी, है ना। दर्शन शास्त्र जो है उसके लिए थोड़ा सा गहरे में उतरना पड़ता है। तो जब क्लास में आप आएंगे, यदि आपको लगता है समस्या है फिलॉसफी में, तो आके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसमें फिर हम आपको और डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक आंसर के रूप में आप देख सकते हैं कि न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष को ज्ञान प्राप्ति के प्रमुख साधनों में से एक माना गया है ना। प्रत्यक्ष का मतलब जो आपके सामने है, जिसको आप अनुभव कर सकते हैं डायरेक्टली, वह प्रत्यक्ष में आएगा। और न्याय सूत्र के अनुसार प्रत्यक्ष ज्ञान वह होता है जो इंद्रियों के माध्यम से बिना किसी शब्द या अनुमान की सहायता के प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया सकता है। मतलब हम अपने इंद्रियों के माध्यम से डायरेक्टली उसको क्या करते हैं, आप क्या जो है रिसीव करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो उस ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। और इसके भी 2 भाग हो गए, एक आपका लौकिक और एक अलौकिक। तो लौकिक वे हो गया जो हमारे इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त हो रहा है, लौकिक वे हो गया जो डायरेक्टली हमारे इंद्रियों के माध्यम से, है ना। इसमें भी इंद्रियां शामिल होती है अलौकिक में, लेकिन एक सामान्य इंसान के लिए संभव नहीं हो पाता है। तो लौकिक में जो डायरेक्टली हर एक इंसान सामान्य स्थिति में इंद्रियों के माध्यम से जो प्राप्त करता है वह लौकिक ज्ञान, इसके लिए विशेष कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे आप मुझे अभी
कहाँ पे देख रहे होंगे? यूट्यूब चैनल पर देख रहे होंगे। इंद्रियों के माध्यम से आपको जो भी मैं बताना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, वो ज्ञान आपको प्राप्त या नॉलेज आपको क्या हो रहा होगा? प्राप्त हो रहा होगा। तो ये आपका कौन सा ज्ञान हो गया? लौकिक प्रत्यक्ष में आ जाएगा। लेकिन अलौकिक प्रत्यक्ष मैंने फिर से कहा कि मैं यदि आप बाहर बैठे अमेरिका में भी मोदी जी और ट्रम्प के बीच में क्या हो रहा है उसको यदि आपको यहाँ से बैठे बैठे दिखा दूँ, बता दूँ, है ना, वो तो कैमरे के माध्यम से हो रहा है, वो अलग है। लेकिन मैं इन्हीं आँखों से, आँख एक आँख हमारी क्या है? आपकी जो है आँख हमारी इंद्रियों का पार्ट है। 5 ज्ञानेंद्रियों में एक ज्ञानेंद्रिय हमारी कौन सी? आँख है। तो आँख में ऐसा कुछ मेरे पास क्षमता हो कि मैं अमेरिका में जो चीज़ें हो रही है या इस दीवार के बाहर जो चीज़ें हो रही है उतना भी देख पाऊँ, तो वह अलौकिक प्रत्यक्ष में आ जाएगा। राइट। तो इसे यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है कि अलौकिक प्रत्यक्ष वह प्रत्यक्ष ज्ञान है जो सामान्य ज्ञानेंद्रिय संयोग से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए विशेष योग्यता, स्थिति या शक्ति से उत्पन्न होती है। तो उसको हम लोग किस में रखेंगे? अलौकिक। और अलौकिक मुख्य रूप से मैंने कहा कि जो हमारे पास पुराने कोई ऋषि मुनि होंगे, आज की डेट में तो नहीं मिलेंगे, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैंने कहा संजय, महाभारत का, ठीक है, मेरे ख्याल से संजय ही है। संजय के द्वारा जो धृतराष्ट्र को आंखों का हाल कुरुक्षेत्र में जो हो रहा है उसका आंखों का हाल जो सुनाया जाता था, वह अलौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान का एग्जाम्पल कहलाएगा। तो इसके लिए मैंने मुख्य रूप से कहा कि ध्यान, मेडिटेशन, योगा आदि के माध्यम से ऋषि मुनि क्या कर सकते हैं? इस ज्ञान को या इस प्रकार की क्षमता को विकसित कर सकते हैं। तो इसके भी तो चूंकि हमारे पास 30 वर्ड्स का क्वेश्चन है, तो आंसर तो आपका लगभग इतने में ही, यहाँ तक 30 वर्ड हो जाएंगे, इतने में ही आपके लगभग 30 वर्ड कंप्लीट हो जाएंगे। बस इनमें से कुछ टाइप्स है, तो टाइप्स का नाम लिख करके छोड़ देना, एग्जाम्पल्स वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे ले लिया है ताकि आपको समझा सकूँ। तो 30 वर्ड्स आपको इसमें से जितना भी कंटेंट है उसको 30 वर्ड्स में आपको क्या करना है? समेटना है। तो अप्रत्यक्ष अलौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान जो है, इसके भी 5 प्रकार बताए गए। सामान्य लक्षणक, सामान्य का मतलब सामान्य रूप से हम किसी वस्तु को देख करके उसके बारे में जो भी फील करे, बता सके, वह क्या कहलाएगा? सामान्य लक्षणक ज्ञान कहलाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हम गाय को देख करके उसके गायपन का अनुभव करता है। मतलब जैसी गाय नाम भी हमारे सामने आता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहला ये आता है, यदि हम हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले हैं तो ये दिमाग में आता है कि गाय एक पवित्र हमारे लिए पशु है। ठीक है। तो दूसरा है आपका ज्ञान लक्षणक प्रत्यक्ष। ज्ञान लक्षणक प्रत्यक्ष, तो ज्ञान लक्षणक का मतलब किसी पर्टिकुलर वस्तु को देख करके जो हमारे सामने न भी हो तो उसके लक्षण को हम क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। जैसे चंदन की लकड़ी, जैसी चंदन का नाम आएगा उसकी सुगंध हमारे नाक में इंद्रिय के माध्यम से हो सकता है कि भीनी भीनी खुशबू चंदन की, जैसी बारिश होती है तो मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू हमारे नाक में जो आना स्टार्ट हो जाती है। तो इस प्रकार के ज्ञान लक्षणक प्रत्यक्ष कहेंगे इसको, जो है किसी चंदन के चित्र को देख करके, चंदन का नाम देख करके ही हम उसके बारे में कुछ सुगंध का अनुभव कर सके, तो वह ज्ञान लक्षणक हो गया। योगज का मतलब समझ गए होंगे आप लोग, योगी, जितने भी योगी लोग होते हैं, है ना, जो अपने योग साधना के माध्यम से कुछ विशेष हासिल कर लेते हैं। जैसे कोई योगी है जो ठंडे प्रदेश में रह रहा है, कपड़े वपड़े नहीं पहने लेकिन ठंडे प्रदेश में कई सालों से जीवित है, राइट। तो इस तरीके के कुछ योगी हो सकते हैं जो भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में भी थोड़ा सा क्या कर सकते हैं? आपको जानकारी दे सकते हैं। तो ये योगज प्रत्यक्ष हो गया। आत्मज का मतलब हम आत्मा के बारे में, स्वयं के बारे में जो अनुभूति होती है, प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आत्म प्रत्यक्ष। जैसे आप खुद को भूख लगी है, आपको खुशी हो रही है, दुख हो रहा है, इन सब का अनुभव खुद को करना पड़ता है, खुद की फीलिंग से पता चलेगा। तो इस प्रकार का जो अनुभव है आत्मज अनुभव में आ जाएगा। और दिव्य प्रत्यक्ष, अलौकिक दृष्टि, सिद्ध नेताओं की दृष्टि को क्या कहेंगे हम लोग? जो है अलौकिक में रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलौकिक प्रत्यक्ष को भी हमने 5 भागों में डिवाइड किया हुआ है, जिसके बारे में जो हमारे सामने तो एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन हम उसके बारे में कुछ न कुछ अनुभव प्रत्यक्ष कर सकते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आप क्या जो है अलौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं। तो
क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ये था, अलौकिक प्रत्यक्ष के बारे में ही लिखना है। आंसर क्या होगा उसके लिए थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग जो है, ताकि बाद में इसको नोट डाउन कर सके। ये है आपका, तो इसमें से कुछ चीजें काट देना, सिर्फ ये नाम 5 प्रकार बस नाम लिख करके छोड़ देंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से 30 वर्ड्स में इनके बारे में डिटेल देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 प्रकार है, उस 5 प्रकार के नाम भी दे करके छोड़ देंगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि आपका कॉन्सेप्ट नया दर्शन के अलौकिक प्रत्यक्ष के बारे में क्या है, आपका जो है क्रिस्टल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सत्ता बोध है और बोधि सत्ता है। ठीक है, सत्ता बोध है और बोधि सत्ता है। तो सत्ता, तो ये हमारे वेदांत, अद्वैत वेदांत है ना का एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। तो फिलॉसफी में आप लोग या हम लोग पढ़ेंगे बाद में कि किसकी सत्ता है, सत्ता का मतलब किसका एग्जिस्टेंस है। इसके संदर्भ में आपके 3 विचार है। एक होता मोनिज्म कहते हैं, एकवाद, जिसमें हम लोग एक ही सत्ता स्वीकार करते हैं। अब वो जड़ की है या चेतन की है, इस पर डिबेट या डिस्प्यूट रहता है। कोई जड़ की स्वीकार करता है, कोई चेतन की करता है ना। तो यहाँ पे चेतना की बात हो रही है। दूसरा हमने द्वैतवाद, तो ये आपका द्वैतवाद, जिसमें 2 सत्ताएं स्वीकार की गई, फिजिकल मटेरियलिज्म, फिजिकल या जड़ जिसको कहते हैं या तत्व कहते हैं, और दूसरा आपका जो है चेतन, तो उसको द्वैतवाद रखा गया है। और एक होता है बहुवाद, मतलब जिसमें मल्टी को स्वीकार किया गया। तो यहां पर ये अद्वैतवाद की बात कर रहा है। अद्वैत का मतलब जैसे शरीर और आत्मा, कुछ लोग इसको 2 अलग अलग पार्ट मानते हैं, शरीर अलग है आत्मा अलग है, तो ये द्वैतवाद हो गया। लेकिन जब हम शरीर और आत्मा को 2 अलग अलग ना मान के एक ही मानने लगेंगे तो वह क्या कहलाएगा, अद्वैतवाद। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे एग्जिस्टेंस के बारे में, कि जो विश्व दिखाई दे रहा है, हमें जो दिखाई दे रहा है वर्ल्ड, जगत, तो ये जगत जो है वास्तव में वास्तविकता है या मिथ्या है। जैसे शंकराचार्य अद्वैतवाद में क्या कहते हैं, जगत मिथ्या है। तो जगत मिथ्या का मतलब क्या हुआ कि जगत मिथ्या का मतलब जगत जो हमें दिखाई दे रहा है उसका एग्जिस्टेंस नहीं है। तो फिर हमें कैसे दिखाई दे रहा है, तो वही कहते हैं कि वो ईश्वर के सपने में चेतन के रूप में वह हमारे सामने उपस्थित है, या हम उस चेतन के द्वारा, हम अपने अस्तित्व चेतन के द्वारा जो है उसको क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए जगत और चेतना अलग अलग ना हो करके, तो जगत का अस्तित्व चेतना के कारण से, यदि हमारे पास चेतना ना होती तो जगत अस्तित्व में नहीं है। उसको और अच्छे से एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे, जैसे छाया है ना, हमारी छाया, किसी भी चीज़ की छाया जो बनती है, तो छाया का अस्तित्व स्वतंत्र रूप से है या नहीं है, तो डेफिनेटली स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है छाया का, क्योंकि यदि वस्तु नहीं होगी तो छाया बनेगी नहीं। लेकिन हमारी इंद्रियों के माध्यम से देखा जा रहा है कि छाया होती है। तो हम एक सामान्य इंसान के रूप में देखेंगे तो कहेंगे कि छाया का अपनी सत्ता अलग है और वस्तु की अपनी अलग सत्ता है। लेकिन अद्वैतवादी क्या कहेंगे, नहीं, छाया की अपना अलग से सत्ता, एग्जिस्टेंस नहीं है। सत्ता का मतलब एग्जिस्टेंस है, पावर से नहीं यहाँ पे। तो उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, किसकी, शैडो की, छाया की। क्योंकि जब तक वस्तु नहीं होगी तो छाया भी नहीं होगी, तो उसका अलग अस्तित्व संभव कैसे हुआ। तो यहाँ पर हमारे उसी कंटेक्स्ट में चेतना, मतलब जिसके माध्यम से हम किसी चीज़ को अनुभव करते हैं, और जगत, इन दोनों में किसका अस्तित्व है, तो ये कहते हैं कि सिर्फ चेतना का अस्तित्व है, जड़ वस्तु अस्तित्व में नहीं है। जो चेतना किसी चीज़ को अनुभव करती है तभी वह एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज नहीं करते। इसका अनुभव हम नहीं कर सकते, हमारी चेतन शक्ति के द्वारा नहीं हो सकता है, इसका मतलब उसका अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पे यही कहा कि सत्ता बोध है, एग्जिस्टेंस इज कॉन्शियसनेस। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हिंदी में क्वेश्चन ये है लेकिन आपके पेपर में इंग्लिश में ये लिखा हुआ, लेकिन ये क्वेश्चन कम्प्लीटली डिफरेंट है। ये हीगल का स्टेटमेंट है, इसका आंसर अलग होगा। इसका आज मैंने डिस्कस नहीं किया है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। हिंदी में क्वेश्चन ये है, इंग्लिश में ये है,
ट्रांसलेशन गलत है आपका जो है, तो इसलिए फाइनली लिखा रहता है इंग्लिश का क्वेश्चन एक्सेप्टेड है। तो इंग्लिश वाला यदि देखेंगे तो ये हीगल का स्टेटमेंट है और इसका आंसर कंप्लीटली डिफरेंट है जो भी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उससे, तो उसका आंसर बाद में डिस्कस करूंगा मैं। तो यहाँ पे सत्ता बोध है, मतलब जो भी एग्जिस्टेंस दिखाई दे रहा है आपको, टेबल चेयर कुर्सी विश्व पूरा वर्ल्ड दिखाई दे रहा है, वो सिर्फ हमारे चेतना का क्या है आपका जो है एक भाग है। यदि हमारी चेतना नहीं होगी तो उसका अस्तित्व नहीं होगा, तो उसको सत्ता बोध है के रूप में देखते हैं। और बोध ही सत्ता है, क्या मतलब जो हम बोध कर रहे हैं, जो हम चेतन शक्ति के माध्यम से अनुभव कर रहे हैं, तभी वह सत्ता के रूप में हमें दिखाई, एग्जिस्टेंस के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। इसको और समझना चाहेंगे तो एक एग्जाम्पल मेरे ख्याल से हो सकता है, वहां पे शूट कर सकता है। जैसे कोई अंधा व्यक्ति है, तो अंधे व्यक्ति के लिए यह वर्ल्ड जो है एग्जिस्ट, क्योंकि वो कुछ भी देख नहीं पा रहा है ना, तो जो दृश्य जगत है वो उस अंधे व्यक्ति के लिए एग्जिस्टेंस में रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं रहेगा डेफिनेटली, लेकिन वह उस अपनी चेतन शक्ति के द्वारा अंधा व्यक्ति उस जगत को नहीं देख पा रहा। इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि जगत नहीं है, जगत का अस्तित्व तो है ही है, लेकिन वह किसके माध्यम से अस्तित्व में आता है? जब हम उसको चेतन शक्ति के द्वारा देख पाते हैं। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि उस अंधे व्यक्ति के लिए जगत का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि उसकी चेतना उस चीज को अनुभव नहीं कर पा रही है। तो वह चेतना के द्वारा जब हम उसको अनुभव कर पाते हैं तभी उसका एग्जिस्टेंस बना हुआ है। तो इसलिए कहा गया है कि सत्ता बोध है। सत्ता तब तक है जब तक हम उसको बोध कर पा रहे हैं, उसको जो है कॉन्शियसनेस के माध्यम से क्या कर पा रहे हैं? फील कर पा रहे हैं, या देख पा रहे हैं, या सुन पा रहे हैं, या फिर अन्य इन इंद्रियों के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर पा रहे हैं। और बोध ही सत्ता है, और जिस चीज का भी हम बोध कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली उसका एग्जिस्टेंस आपको क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। जैसे हम हवा को देख तो नहीं पाते, लेकिन हवा को फील कर पाते हैं। जब आपकी बॉडी से हवा टकराती है उसको अनुभव कर पाते हैं, तो इसका मतलब हम हवा के एग्जिस्टेंस को हमको क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारा चेतन शक्ति उसको क्या कर रहा है? फील कर पा रहा है। तो इस तरीके से ये आपका क्या है, इसका आंसर लिखना है। इसी को मैंने मॉडल आंसर के रूप में फिर से लिया हुआ है, जो अपने शब्दों में इस तरीके से कॉन्सेप्ट मैंने समझाने की कोशिश की है। लेकिन फिर से मैंने कहा कि फिलॉसफी जब पहली बार पढ़ रहे हैं तो इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा, और जो पहले से पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत फिलॉसफी जानते हैं, उनको हो सकता है कि समझ में आ जाए। राइट, तो यहाँ पर उसका आंसर हम देखते हैं। सत्ता बोध है और बोध ही सत्ता है, यह दोनों वाक्य भारतीय दर्शन में गहरे महत्वपूर्ण विचारों को व्यक्त करता है। तो ये सेंटेंस हम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, इतना ही लिख सकते हैं, सत्ता बोध है और बोध ही सत्ता है भारतीय दर्शन के वेदांत, विशेषकर वेदांत और बौद्ध दर्शन। मैंने कहा ना भारत में टोटल कितने दर्शन है? 9 दर्शन है। तो इन 9 दर्शनों में से सत्ता बोध और बोधि सत्ता का सीधा संबंध विशेषकर किससे? आपका जो है वेदांत दर्शन और बौद्ध दर्शन से है। इतना लिख करके स्टार्ट कर सकते हैं। और दोनों वाक्यों का मतलब क्या है ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। सत्ता बोध का मतलब यह है कि वास्तविक अस्तित्व हमेशा चेतना से जुड़ा हुआ है। कि रियल एग्जिस्टेंस, कोई भी चीज़ रियल एग्जिस्ट हमारे लिए तब करती है जब हम उसको चेतना के माध्यम से क्या कर पाते हैं? रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, उसको पहचान पाते हैं, जान पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं, तभी वह क्या माना जाएगा? एग्जिस्टेंस में माना जाएगा। आई बस समझ में? चेतना ही संसार अस्तित्व को प्रकट करती है और यह दोनों एक ही है। तो इस तरीके से चेतना और संसार क्या हो गया? एक हो गया। इसको ही अद्वैतवाद कहा जाता है। इसको ही क्या कहते हैं हम लोग? अद्वैतवाद। और बोधि सत्ता है का अर्थ है कि अस्तित्व का कोई स्वतंत्र रूप नहीं है जब तक कि हम उसको क्या करें? चेतना के माध्यम से प्रकट न करते हो, अनुभव न करते हो। इस तरीके से अस्तित्व केवल बोध के रूप में ही अस्तित्व में आता है। जैसे मैंने अंधे का एग्जाम्पल दिया, तो हो सकता है इस अंधे के एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि एग्जिस्टेंस किसका है? आपका जो है, जो हम चेतना के माध्यम से उसको अनुभव कर पाते हैं, उसके अस्तित्व को प्रमाणित कर पाते हैं। अंधा व्यक्ति वर्ल्ड को नहीं देख सकता, इसका मतलब नहीं कि वर्ल्ड नहीं है, वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, लेकिन जब तक हमारी चेतना उसका अनुभव नहीं करेगी तब तक उसका एग्जिस्टेंस को हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो इसका सटीक आंसर आपको जो है, इससे बेस्ट आंसर आपको नहीं मिलेगा। इतने 30 वर्ड में आपका काफ़ी है, ठीक है। 30 वर्ड में आप कॉन्सेप्ट मैंने और समझा दिए, एग्जाम्पल डाल देंगे आप लोग। जैसे शंकराचार्य के अनुसार जगत मिथ्या है ना, शंकराचार्य के अनुसार जगत क्या है, अद्वैत वेदांती है आपके शंकराचार्य। जगत मिथ्या का मतलब क्या हुआ कि जगत का कोई अस्तित्व स्वतंत्र रूप से नहीं है, एक चेतना का पार्ट है। चेतना का पार्ट किसकी चेतना का पार्ट है? ईश्वर की चेतना का पार्ट है। आ रही बस समझ में? तो उसको और अधिक गहराई समझने के लिए क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये वाला है, प्लेटो का सर्वोच्च गुण क्या है? व्याख्या कीजिए। सर्वोच्च सद्गुण, तो फिलॉसफी में पढ़ेंगे सद्गुण का मतलब होता है ना, सद्गुण वर्च्यू, इंग्लिश में वर्ड है आपका जो है वर्च्यू। तो सद्गुण का मतलब होता है आपका जो है, जो वे मूल्य जो हमारे व्यवहार का पूर्णतः पार्ट बन चुके होते हैं, है ना। अच्छे मूल्य जो हमारे व्यवहार का क्या होते हैं? पार्ट होते हैं, मतलब वो हमारे व्यवहार में व्यक्त होते ही होते हैं। तो उनको मिलाकर के हम, जैसे ईमानदारी एक गुण है ना, एक वैल्यू है, मूल्य है, लेकिन यदि वो आपके व्यवहार का पार्ट नहीं है तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप ईमानदारी आपका सद्गुण है, ये नहीं कहेंगे। ठीक है, मूल्य है लेकिन आपका व्यवहार का पार्ट नहीं है, तो आप में वो सद्गुण नहीं है माना जाएगा, है ना। भले हम बाहर से ईमानदारी दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही मौका मिला, मौका मिलते ही चौका मारने से पीछे नहीं हटते, है ना। इसलिए कहा गया है कि ईमानदारी या सत्यनिष्ठा की पहचान तब होती है जब आपके पास चोरी करने का पूरा मौका हो और आप चोरी न करें, तब वास्तव में आपकी ईमानदारी की पहचान होती है। आइए बस समझ में। तो सद्गुण का मतलब वह गुण जो हमारे व्यवहार का क्या होता है, आपका जो है पूरा का पूरा हमारे व्यवहार, हमारे चरित्र का क्या होता है? पार्ट होता है, हमारे चरित्र में वह व्यक्त होता है, उसको सद्गुण कहते हैं। तो प्लेटो ने 4 सद्गुण बताए हुए, और 4 में सबसे मुख्य सद्गुण जो सर्वोच्च सद्गुण बताया, किसको बताया हुआ? न्याय, है ना। एक आपका जो है न्याय को सबसे बड़ा सद्गुण बताया हुआ है। 4 में एक तो आपका है ज्ञान, विजडम, दूसरा है करेज, साहस, आपका जो है करेज और साहस, तीसरा है धैर्य। तो 4 सद्गुण बताए हुए प्लेटो ने, उसमें सर्वोच्च सद्गुण बताया हुआ न्याय को। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि यदि कोई व्यक्ति जस्टिस वाला है, न्याय वाला है, तो तीनों गुण उसमें अपने आप आ जाएंगे। यदि आप में न्याय का सद्गुण है, आप, न्याय का मतलब है किसी, न्याय का मतलब क्या हुआ कि आप जो है किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेंगे, किसी भी तरह से कोई गलत किसी के साथ नहीं करेंगे। तो जब ये न्याय का सद्गुण आप में आ गया, इसका मतलब आप ज्ञानी व्यक्ति हो गए, ज्ञान आप में है ना। आप में साहस है, तभी आप न्याय कर पाएंगे। डरपोक डरपोक व्यक्ति न्याय नहीं कर सकता है। जिसके अंदर डर हो तो सही को सही बोलने की हिम्मत ही नहीं होगी। और आज यही हो रहा है, आप क्या जो है कि किसी में भी सही को सही बोलने की हिम्मत नहीं है, और सही लोग चुप बैठे रहते हैं, इसलिए गलत लोगों का करेज क्या होता है? बढ़ते जाता है। तो यदि आप न्यायशील व्यक्ति है तो करेज आप में होना ही होना है, और धैर्य के बिना न्याय का गुण होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि न्याय के लिए आपको जो है धैर्य के साथ काम करना पड़ता है, तभी आप, है ना। तो ये आपके 4 सद्गुण बताए थे, उसमें सर्वोच्च किसको बताया गया? न्याय को बताया गया। क्यों बताया गया वो भी समझ में आ गया होगा। ये सुकरात ने इन चारों में से सबसे बड़ा सद्गुण बताया था ज्ञान को। तो उसने कहा कि यदि आपके पास विजडम है, बुद्धि है ना, ज्ञान का मतलब वो, ज्ञान का मतलब होता है सही और गलत को समझने की क्षमता, बुद्धि। तो यदि आप पे विजडम है, तो विजडम है तो आप किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, तो आप अपने आप न्यायी बन जाएंगे। साहस आप में होगा ज्ञानी है तो, और धैर्य भी आप में होगा ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि कई सारे काम करने के लिए साहस की जरूरत पड़ती है, धैर्य की जरूरत पड़ती है। तो सुकरात के शिष्य था प्लेटो, लेकिन प्लेटो ने थोड़ा सा सुकरात की तुलना में न्याय को, तो यहाँ पर उसी को मैंने एक मॉडल आंसर के रूप में आप लोग के लिए लिया हुआ है। तो वहाँ पे देख सकते हैं 4 मुख्य सद्गुण बताए, बुद्धिमत्ता, साहस, संयम और
जस्टिस। ठीक है, संयम का मतलब धैर्य, संयम, टेम्परेंस वर्ड यूज किया हुआ है। प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति और वर्ग का अपने स्वाभाविक कर्तव्यों का पालन करना बिना दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप किए। आ रही बात समझ में? न्याय का मतलब ये होता है, मतलब जिसको जो काम दिया गया उसने, जैसे हमारे वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र सबके अपने अपने काम बटे हैं, हालांकि वो व्यवस्था अच्छी नहीं है। उसी प्रकार प्लेटो ने भी जो है सबके लिए क्षत्रिय के संदर्भ में, क्षत्रिय का मतलब सैनिक से उन्होंने लिया, सैनिक साहसी होना चाहिए, जो मेन राजा है ना। जैसे सुकरात ने कहा कि राजा, प्लेटो ने ही कहा है आप क्या जो है कि जो राजा है वह क्या होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए। राजा क्या होना चाहिए, आप क्या जो है ज्ञानी होना चाहिए। सुकरात ने भी कहा जो ज्ञानी होगा तो न्यायशील अपने आप हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि न्याय सर्वोच्च सद्गुण है। तो यहाँ पे न्याय की परिभाषा समझ में आ गई कि प्रत्येक व्यक्ति और वर्ग का अपने स्वाभाविक कर्तव्यों का पालन करना, जिसको गीता में स्वधर्म कहा गया है, बिना किसी दूसरों के हस्तक्षेप, बिना दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप किए हुए। गीता में स्वधर्म कहा गया। स्वधर्म का मतलब आपका स्वयं का जो मूल गुण है वही आपका मेन काम है ना। गीता में वर्ण व्यवस्था का जिक्र है, लेकिन गीता की जो वर्ण व्यवस्था है, गीता की जो वर्ण व्यवस्था है वह आपके स्वधर्म आधारित है, स्वधर्म आधारित है। स्वधर्म का मतलब यहां पर है हर व्यक्ति का अपना मूल गुण होता है, उसको उसके अनुसार काम करना चाहिए, है ना। मूल गुण का मतलब जिसको लगता है कि गाना बजाना अच्छा लगता है तो वह डेफिनेटली सिंगर, म्यूजिशियन बन सकता है। किसी को युद्ध लड़ना पसंद है तो सैनिक में, सेना में जा सकता है, क्षत्रिय धर्म का कहलाएगा। जिसको पढ़ना, पढ़ाना, ज्ञान हासिल करना, सोचना, समझना, चिंतन करना तो वह ब्राह्मण कहलाएगा। क्षुद्र जो व्यापार करना पसंद हो, बिजनेस करना पसंद हो, वह किस में आ जाएगा, क्षुद्र में। और जो तीनों में कहीं फिट नहीं बैठता है, इन तीनों के हेल्प के रूप में काम करेगा। तो इस तरीके से गीता में जो वर्ण व्यवस्था है वह साइंटिफिक है, उनके स्वगुण के आधार पर है। और आज भी हम यही कहते हैं, पेरेंटिंग में हम बच्चों को सिखाते हैं कि किसी चीज़, हर बच्चे पे दबाव मत डाला जाए कि आईआईटी की तैयारी करे या डॉक्टरी नीट की तैयारी करे, या फिर हर किसी का अपना एक क्या है, अलग क्षमता है। अब दोस्ती हम दबाव डालेंगे, जिसको मैथ्स, रीजनिंग, मैथ्स पढ़ना अच्छा नहीं लगता, फिजिक्स पढ़ना अच्छा नहीं लगता, उसको बोलेंगे आईआईटी की तैयारी कर। तो यहाँ पर यह व्यवस्था गीता में पहले से दे रखी है कि हर एक व्यक्ति को अपने स्वधर्म के अनुसार काम करना चाहिए। कार्य का बंटवारा, डिवीजन ऑफ वर्क, जिसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस में स्किल के अकॉर्डिंग देखते हैं। किसी को कंप्यूटर में नॉलेज है तो डेफिनेटली वो कंप्यूटर बेस्ड उसको वर्क दिया जाता है। किसी को मैनेजमेंट अच्छा लगता है तो मैनेजमेंट। तो गीता में ये चीज, और उसको ही हमने क्या किया, हमने का मतलब कुछ स्वार्थी लोगों ने जाति आधारित बना दिया, है ना। उसी को गीता में अच्छी व्यवस्था दी गई है, गीता में कुछ भी गलत नहीं लिखा है, लेकिन कुछ स्वार्थी लोगों ने अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए उसी को क्या बना दिया, जाति आधारित बना दिया। कि क्षत्रिय का मतलब जो क्षत्रिय जन्म आधारित हो गया कि बड़े डरपोक हो ना। जैसे एक मेरे साथ लड़का पढ़ता था क्षत्रिय राजपूत, लेकिन एक नंबर का डरपोक, तो क्षत्रिय कैसे हुआ। तो जन्म आधारित कोई भी ना तो क्षत्रिय हो सकता है, ये तो हमने एक व्यवस्था बनाई है जो घिसी पिटी व्यवस्था, जिसको हम लोग लेके ढोके चल रहे। नहीं जन्म आधारित ब्राह्मण हो सकता है। आज भी मंदिरों में पूजा करने के लिए हम लोग कुछ लोगों को ही प्रमोट करते हैं, एक पर्टिकुलर जाति में जन्म हुआ, ठेका दे रखा है उन लोग को, जो कि गलत है। यदि मैं भले ही ब्राह्मण में जाति में पैदा ना हुआ हूँ, लेकिन मुझे शास्त्रों का ज्ञान है, तो मुझे भी वहाँ पे मौका मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा है। ये सिस्टम गलत है। दलित वर्ग हमेशा शोषण का शिकार रहे। अंबेडकर ने कहा, गांधी जी से पूछा कि दलित पैदा होने से ही उसको शिक्षा का अधिकार ना मिले, ये कहा क्या न्याय है। कि दलित यदि अच्छा खासा ज्ञानी व्यक्ति बन सकता है तो ब्राह्मण क्यों नहीं हो सकता है। और अंबेडकर से बड़े ज्ञानी व्यक्ति, संविधान निर्माता जितनी भी टीम थी, संविधान निर्मात्री हमारी जो सभा थी, अंबेडकर से बड़ा ज्ञानी व्यक्ति कोई नहीं था वहां पर। आ रही बात समझ में। जिन्होंने कई सारे क्षेत्र में पीएचडी कर रखा था,
लेकिन हमारी जाति व्यवस्था के कारण से ये पूरी व्यवस्था क्या चल रही है आपकी जो है खराब चल रही है। तो यहाँ पर इसी को यहाँ पे प्लेटो ने भी कहा हुआ है कि न्याय का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति और वर्ग का अपना स्वाभाविक कर्तव्यों का पालन करना। जो उसका स्वाभाविक कर्तव्य का मतलब है उसका जो मूल गुण है उसको ही लेकर के चलने की जरूरत है, वही उसका क्या है मेन कर्तव्य है। यदि किसी को लड़ाई झगड़ा का मतलब है कि किसी को आपका जो है एग्रेसिव है, लड़ना मरना पसंद है, तो डेफिनेटली उसको देश सेवा में सैनिक में जाना चाहिए। किसी को सोचना विचारना पसंद है तो डेफिनेटली वो पॉलिटिकल लीडर बनेगा, क्योंकि देश के लिए पॉलिसी बनाने का काम एक अच्छा चिंतन करने वाला व्यक्ति हो सकता है ना। यहाँ पे भी दुर्भाग्य है कि गधों घोड़े सब वहाँ पे ठीक है नेता बन जाते हैं, वो भी एक दुर्भाग्य है। इसलिए प्लेटो ने कहा कि फिलोसफर किंग की बात की है। प्लेटो ने किसकी बात की हुई है? फिलोसफर किंग की बात की है कि राजा कैसा होना चाहिए? एक दार्शनिक होना चाहिए जो सभी के अच्छे बुरे के बारे में सही तरीके से चिंतन कर सके, सोच सके। दार्शनिक का मतलब होता है जो चिंतनशील होता है ना। आंख बंद कर किसी चीज को फॉलो करने वाला नहीं होता है, चाहे किसी भी बड़ी से बड़ी किताब में क्यों ना लिखा हो, लेकिन वो लॉजिक पर सही तर्क पर सही नहीं बैठती है। समय के साथ उसकी ज़रूरत यदि लगता है नहीं है तो उसको हटाने की हिम्मत उसमें होनी चाहिए। आगे बस समझ में आया तक? तो इस तरीके से क्वेश्चन ने पूछा है कि सबसे बड़ा सर्वोच्च गुण कौन सा है आपका? जो है न्याय है। बस इतना ही लिखना है आप लोग को। न्याय क्यों है? क्योंकि उसने कहा कि न्याय सभी को संतुलित कर देता है। इन तीनों को संतुलित करने का काम कौन कर देगा आपका जो है? क्योंकि न्याय का सद्गुण है तो आप ज्ञानी व्यक्ति भी होंगे, सही न्याय करेंगे आपके जो है। जब उपरोक्त तीन गुण संतुलित रहते हैं और हर वर्ग अपने कार्य को उचित रूप से करता है तो न्याय की स्थापना हो जाती है। तो तीनों गुणों का यदि आप में संगम है तो न्याय अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। एक समाज में यदि शासक, योद्धा और श्रमिक, तीन वर्ग वहां पे बताए थे उन्होंने, शासक वर्ग, योद्धा वर्ग और श्रमिक वर्ग, है ना। हमारे यहाँ चार है। तो उचित रूप से करते हैं तो न्याय स्थापित होता है। इस तरह व्यक्ति के भीतर भी न्याय तब होता है जब उसके पास बुद्धि, आत्मा और शरीर संतुलित रहते हैं। बुद्धि का मतलब विजडम, साहस का मतलब आपका जो है अंदर से जो आपकी हिम्मत होगी वो आ जाएगा, और शरीर संयम का मतलब है कि वेट करने की क्षमता। तो इस तरीके से न्याय को उन्होंने बताया हुआ है। हालांकि सुकरात का, इन चारों में सबसे ज़्यादा सुकरात का विचार ज़्यादा बेटर लगता है मुझे। विजडम हो तो सब कुछ अपने आप उसके अंतर्गत आ जाएगा, लेकिन प्लेटो के विचार है तो ये आप उसको लिख करके देना पड़ेगा। तो आज इतना ही देखते, कल नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग जो है योग दर्शन में धारणा की अवधारणा पर प्रकाश डालिए। आगे भी समझ में? तो नेक्स्ट वीडियो में मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, और भी जितने क्वेश्चन है 2023 में आए हुए सबका आंसर डिस्कस करेंगे हम लोग जो है। फिर से हमारे प्रीमियर आधार आईएएस में एक इस साल जो मेंस देने वाले बच्चे उनके लिए इन सब टॉपिक्स की अलग से विशेष कक्षाएं हैं। फी हमने नॉमिनल रखा हुआ है, ठीक है। इतने सारे सब्जेक्ट को इतने कम फीस पर कोई भी अभी पढ़ाने वाला आपको नहीं मिलेगा, वो भी कंप्लीट एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के साथ। तो इसीलिए आप लोग का हार्दिक स्वागत है प्रीमियर आधार आईएएस में, और इन सभी टीम्स के साथ में जो लगभग अलग अलग टॉपिक्स को कवर करेंगे अपने, जैसे अभी प्लेटो ने कहा अपने स्वाभाविक गुण के अनुसार, जो अलग अलग एक्सपर्ट टीचर्स हैं जिसको गीता में क्या कहा गया? स्वधर्म कहा गया है। तो उन्हीं स्वधर्म के अनुसार जिसको इकोनॉमी अच्छी लगती है इकोनॉमी पढ़ाएगा, हिस्ट्री अच्छी लगती है हिस्ट्री पढ़ाएगा, फिलॉसफी अच्छी लगती है फिलॉसफी पढ़ाएगा, और किसी को एक या दो सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं तो एक दो अलग अलग ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग प्रीमियर आधार आईएएस में सीजीपीएससी मेंस और सभी नए बैचेस चाहे प्रीलिम्स हो वो भी आपके 17 तारीख से और 25 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। मेंस का जो बैच है 24 तारीख को फ्री सेमिनार है कि मेंस वगैरह में हम क्या कैसे कर सकते हैं जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिले। मेंस क्वालिफाई उन्हीं बच्चों का होता है जिनकी सिलेबस पे पकड़, सिलेबस पे समझ अच्छी होती है। तो उसके लिए हम लोग 24 तारीख को 11 बजे आपके जो है 24 तारीख को 11 बजे एक फ्री सेमिनार रखे हुए 24 फेब को आपके जो है, तो आप सभी लोग सादर आमंत्रित है। और 25 तारीख से फिर हमारा सिलेबस पढ़ाने वाला मेंस का जो है बैच स्टार्ट हो जाएगा। 25 तारीख
से टाइमिंग अभी 11 बजे है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। तो 24 तारीख को आप 11 बजे मिलिए, जो भी इंटरेस्टेड है, जिसको भी मेंस देने की पॉसिबिलिटीज़ है और जिसको नहीं देने की पॉसिबिलिटीज़ है, आज नहीं तो कल जिसको मेंस देना ही देना है, जिसका लक्ष्य CGPSC क्वालिफाई करना है, SDM DSP बनना है, अदर गवर्नमेंट पोस्ट प्रॉपर CGPSC के थ्रू जो आती है उसको लेना है, तो डेफिनेटली मेंस की तैयारी जितना जल्दी कर लोगे, जितना पहले करके रखोगे, उतना ही आपकी प्रीलिम्स निकलने की संभावना भी बढ़ेगी। और मैंने फिर से कहा, मेंस भी, फाइनल सिलेक्शन भी आपका तभी हो पाएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।